भूमिका। आत्मविश्वास के साथ आप गगन चूम सकते हैं और आत्मविश्वास के बिना मामूली सी उपलब्धियां भी पकड़ से परे हैं। आत्मविश्वास ये एक ऐसा गुण है जो हमें नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। आत्मविश्वास के साथ हम कठिन परिस्थितियों का हंसते हंसते सामना कर लेते हैं। खुद में काबिलियत होना जरूरी है, लेकिन अपनी उस काबिलियत पर विश्वास होना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। मगर क्या ऐसा सबके साथ होता है? अगर मेल और फीमेल की ही बात करें तो आमतौर पर यह देखा गया है कि मेल्स की अपेक्षा फीमेल्स में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उनमें काबिलियत की कमी होती है? बिल्कुल भी नहीं। हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि आज औरतें पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन फिर भी कई मौकों पर वो सेल्फ डाउट से घिर जाती हैं और यही उनके लो कॉन्फिडेंस का कारण बन जाते हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे समाज की उनसे अपेक्षाएं, उनके खुद के सोचने का तरीका, जिम्मेदारियां और उनका स्वभाव। द कॉन्फिडेंस कोड एक विमेन ओरिएंटेड किताब है जो मेल डोमिनेटेड फील्ड्स और कंडीशंस में औरतों को सर उठाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसके साथ ही ये उन सब मेल्स के लिए भी है जो औरतों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। ये किताब हमें बताती है कि कैसे कॉन्फिडेंस की कमी कई बार हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। इस किताब की लेखिका क्लेयर शिपमैन और केटी के ने जब द कॉन्फिडेंस कोड द साइंस एंड आर्ट ऑफ सेल्फ अश्योरेंस पर अपना रिसर्च शुरू किया, तब उन्होंने कई इन्फ्लुएंशियल लेडीज से बात की। उनमें से कुछ लॉयर्स थीं तो कुछ एथलीट्स, कुछ मिलिट्री में सीनियर पोजीशंस पर काम कर रही थी तो कुछ कॉर्पोरेट जगत में सफलता की ऊंचाइयों पर थी। जाहिर सी बात है, किसी को भी इस लोगों की सफलता का राज जानने की इच्छा होगी। क्लेयर शिपमैन और केटी के ने जब इन इन्फ्लुएंशियल लेडीज से उनका सीक्रेट ऑफ सक्सेस पूछा तो सभी के जवाब में कुछ समान बातें थी। उनके जवाब कुछ इस तरह से थे: मैं लकी थी, मैं सही समय पर सही जगह मौजूद थी, मुझे अब भी यकीन नहीं होता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, क्या मैं इसके काबिल हूँ? आप बताइए, आपको इन जवाबों को सुनकर कैसा लगा? क्या आपने ऐसे जवाब एक्सपेक्ट किए थे? क्लेयर शिपमैन और केटी के को भी आश्चर्य हुआ कि इन इन्फ्लुएंशियल लेडीज में से किसी ने भी उनकी लगन, मेहनत और बुद्धिमत्ता को क्रेडिट नहीं दिया। अब जरा सोचिए कि इतनी सक्सेसफुल विमेन की अगर ऐसी सोच है तो आम औरतों का क्या होगा? उनके विश्वास को कौन जगाएगा? शायद हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई लेडीज होंगी जो काबिल होने के बावजूद सेल्फ डाउट से घिरी हुई हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब जरूरत के समय आवाज उठाने की बजाय वो चुप रहने का चुनाव करती हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब जवाब मांगने की जरूरत होने पर भी वो सवाल ना पूछने का चुनाव करती हैं। और प्रॉब्लम तब आती है जब अपने हक के लिए लड़ने की बजाय वो ये सोचती हैं कि ऐसा करने से लोग उन्हें बॉसी कहेंगे। विश्वास वो ताकत है जो थॉट्स को एक्शंस में बदलती है और लो कॉन्फिडेंस हमारी सोचने की क्षमता को नीचे गिरा देता है। इसलिए खुद की काबिलियत पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। फीमेल एजुकेशन के क्षेत्र में उनके काम के लिए उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो दुनिया की सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विजेता बनी। उनका ये सफर आसान नहीं था। एक बार तो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करके उनको बस से बड़ी ही निर्दयता से उतार दिया गया, लेकिन इससे उनका आत्मविश्वास में जरा भी कमी नहीं आई। उन्हें अपने काम पर, अपने इरादों पर पूरा विश्वास था। इस वाकये को लेकर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उन्हें तंग किया, उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं और उनके ऐसा करने से वो रुकेंगी नहीं। वो अपना काम जारी रखेंगी और सफल भी होंगी। एक और उदाहरण लेते हैं, सूजन बी एंथनी। ये अमेरिकन सोशल रिफॉर्मर एंड वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट थीं। उन्होंने लगभग औरतों को वोटिंग राइट दिलाने के लिए लगभग 40 साल तक काम किया, लेकिन वे अपने काम के परिणाम को देखने के लिए जीवित नहीं रह सकी। सूजन बी एंथनी और मलाला यूसुफजाई, इन दोनों एग्जाम्पल्स में एक समान बात है। इन दोनों का आत्मविश्वास और अपने इरादों पर अटूट विश्वास, ये तो बस शुरुआत है। इतिहास ऐसी एम्पावरिंग फीमेल पर्सनालिटीज से भरा हुआ है जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। वे आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी हिम्मत और उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। आज भी कई ऐसी औरतें हैं जिन्होंने मेल डोमिनेटिंग फील्ड्स में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। इस किताब को लिखने के लिए क्लेयर शिपमैन और केटी के, इन दोनों लेखिकाओं ने कई सक्सेसफुल फीमेल पर्सनालिटीज के इंटरव्यू किए और हर एक इंटरव्यू से जब बातें उनके सामने आईं
वो एक से बढ़कर एक थीं। वो बातें क्या थी, ये काबिलियत को पहचानिए। कॉन्फिडेंस वर्सेस कॉम्पिटेंस। हिलरी क्लिंटन को कौन नहीं जानता। अगर मैं आपसे कहूं कि 8 साल तक फर्स्ट लेडी के नाम से जाने जाने वाली और एक सफल लीगल करियर का अनुभव रखने वाली हिलरी क्लिंटन के मन में पब्लिक फेलियर का डर था, तो क्या आपको विश्वास होगा? मगर ये सच है। अपने साल 2000 के सेनेट इलेक्शन के बारे में बात करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि जब वे लोगों के बीच होती थी तब उन्हें रिजेक्शन, फेलियर का डर सताता था। और एक बार ऐसे ही समय हाई स्कूल विमेंस बास्केटबॉल कोच ने उन्हें मोटिवेट किया। उन्होंने कहा, आप हार भी गई तो क्या हुआ, मुकाबला करने की हिम्मत रखिए। अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी एक पॉलिटिकल स्पाउस के रूप में गुजारने के बाद भी हिलरी क्लिंटन में किसी भी आम इंसान जैसी ही आशंकाएं थी। तो क्या वाकई औरतों में पुरुषों की अपेक्षा कॉन्फिडेंस की कमी होती है या उनमें बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट होता है? आखिर आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस का हमारी जिंदगी में इतना महत्व क्यों है? क्या हम अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, कॉन्फिडेंस ये आखिर है क्या? शुरुआत करते हैं कॉन्फिडेंस की परिभाषा से। हर किसी का कॉन्फिडेंस को डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है। कोई कहता है कि अगर हमारी तैयारी है तो हम में आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। कोई कहता है कि सफलता और शोहरत से हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। तो कोई कहता है कि आत्मविश्वास ये जेनेटिक यानी अनुवांशिक है। अगर शोहरत से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, फिर जिन इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज के क्लेयर शिपमैन और केटी के ने इंटरव्यू किए, उनमें सेल्फ डाउट होना ही नहीं चाहिए था, या उन्हें इतनी सफलता पाने के बावजूद खुद की काबिलियत पर विश्वास होना चाहिए था। यहाँ तक कि कुछ लोग इस विषय पर बात करने के लिए अनकंफर्टेबल भी थे। न्यूरोलॉजिस्ट का ये कहना है कि कॉन्फिडेंस हमारे डीएनए में है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि किसी का आत्मविश्वास ये उनके चॉइसेस पर निर्भर करता है, और कोचेस आत्मविश्वास को कठिन परिश्रम से जोड़ते हैं। अगर सेल्फ बिलीफ का बहुत सरल उदाहरण लें तो औरतों का किसी मीटिंग में सही जवाब मालूम होते हुए भी, अच्छे सुझाव होते हुए भी हाथ ना उठाना। क्यों? इसका कारण है औरतों की सोच और खुद की काबिलियत पर कॉन्फिडेंस का ना होना। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी दोस्त को या अपने किसी को सलाह देने की बात आती है तब वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रखती हैं। लेकिन जब बात आती है एक बड़े ग्रुप में अपने सुझाव को बांटने की, तब उनका सेल्फ डाउट उन पर हावी होने लगता है। कई बार तो वे पुरुषों का बुरा व्यवहार भी सहन कर लेती हैं, ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की एक प्रोफेसर थी। उन्होंने गौर किया कि उनके सभी स्टूडेंट्स बहुत होशियार थे, लेकिन जब बात खुद पर भरोसे की आती है तब फीमेल स्टूडेंट्स का नंबर कम रहता था। उन्होंने कहा कि औरतों में एक नेचुरल भावना होती है कि वे कोई बड़ी या चैलेंजिंग जॉब कर ही नहीं पाएंगी, तो फिर उसके लिए कोशिश करने की भी क्या जरूरत है, और इसके कारण वे कठिन कोर्सेज को बीच में छोड़ देती हैं या ऐसी फील्ड्स चुनती हैं जो कम कॉम्पिटिटिव हों। और उन प्रोफेसर ने ये भी बताया कि ऐसा नहीं है कि उनको ये बातें पहले से पता थीं। जब तक उन्हें सही रास्ता नहीं मिला तब तक उन्होंने खुद भी यही गलतियां की हैं। उनकी यही कोशिश रहती थी कि मेल कॉलीग से ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हों, लेकिन साथ ही साथ वे पहले ही सोच लेती थी कि उनके आर्टिकल्स टॉप पब्लिकेशंस के लेवल के नहीं हैं, इसलिए अपने लेवल और एक्सपेक्टेशंस को नीचे रखना ही बेहतर होगा। औरतों को ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया तो आगे चलकर उन्हीं को तकलीफ होगी। किसी भी स्त्री का, चाहे वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग, अपनी बात को दूसरे के सामने रखना ये बहुत जरूरी है। ये करना शुरुआत में शायद कठिन लगे, शायद ये बदलाव उनके लिए नया भी हो, लेकिन ऐसा वो खुद की भलाई के लिए कर रही हैं। कुछ नया करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा और साथ ही साथ कुछ असफल कोशिशों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। एक और बात, असफल होने पर ना तो हार माननी है और ना ही किसी से माफी मांगनी है। ऐसा नहीं है कि उन्हें सफलता मिल नहीं सकती है, मगर उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता है कि वो सफल हो सकती हैं, और यही उन्हें कोशिश करने से रोकता है। यहाँ तक कि वे बहुत अच्छा करने के बावजूद भी यही सोचती हैं कि उनमें काबिलियत की कमी है, चाहे वो प्रमोशन हो या कोई एग्जाम। उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। प्रॉब्लम ये है कि वो सोचती हैं कि कड़ी मेहनत, सिंसियरिटी उन्हें मनचाही पहचान दे देगी, मगर ये हमेशा सच नहीं होता है। चुप रहकर और अपने काम को अच्छे से करने से उन्हें रिकग्निशन मिलेगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार उन्हें अपने विचारों को बांटने से, अपने फैसले लेने की क्षमता को दिखाकर पहचान बनानी पड़ती है।
ऐसा करने से उन्हें कोई डोमिनेटिंग नहीं समझेगा, बल्कि ये उनके आत्मविश्वास को लोगों के सामने लेकर आएगा। लोग उन पर विश्वास करना चाहेंगे। क्रिस्टियन लगादे, जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 11th प्रेसिडेंट है, उनका मानना है कि किसी भी वर्ल्ड इकोनॉमी में औरतों का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। इस फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन और लॉयर ने अपने करियर में कई मौकों पर सेल्फ डाउट का अनुभव किया है। क्लेयर शिपमैन और केटी के से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अपने करियर में आगे बढ़ने के रास्ते में कई बार ऐसे पल आए जब उन्हें लोगों के सामने अपनी बात को रखते समय डर महसूस हुआ, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और अपनी बात को शेयर किए। एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड में काम करते हुए उन्हें ऐसा लगा कि औरतों के मन में खुद के प्रति गलत धारणा होती है। उन्हें लगता है कि किसी काम में एक्सपर्ट बनने के लिए जिस क्षमता की जरूरत है वो उनमें नहीं है और उनसे कोई गलती न हो, इसलिए वे ओवर प्रिपरेशन करती हैं। देखा जाए तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। परफेक्शनिज्म ये कॉन्फिडेंस के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इन दोनों लड़कियों का इस बात पर पूरा विश्वास था और क्रिस्टियन लगार्दे जैसी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से भी ये बात सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। परफेक्शनिज्म के बारे में हम आगे के एपिसोड्स में बात करेंगे। आत्मविश्वास की डेफिनेशन जिंदगी या खुशी की डेफिनेशन जैसी नहीं है। आत्मविश्वास ये हमारे दिमाग में होता है और ये किसी एक्सरसाइज से पैदा नहीं किया जा सकता है। अगर हमें सफल बनना है तो कॉन्फिडेंस और क्षमता यानी कॉम्पिटेंस दोनों का होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस ये साइंस भी है और आर्ट भी है। अपने बर्ताव और विचारों में बदलाव लाकर हम कॉन्फिडेंस लेवल को बदल भी सकते हैं। सच बात तो ये है कि आत्मविश्वास का बहुत बड़ा भाग हमारे चॉइसेस पर निर्भर करता है, लेकिन इसके लिए हमें हार के लिए भी तैयार रहना होगा। साइंटिस्ट्स इसे ब्रेन प्लास्टिसिटी कहते हैं और हम इसे होप कहते हैं। अगर हम इस पर काम करेंगे फिर हम अपने दिमाग को इसके लिए तैयार कर सकेंगे। औरतें मेहनती होती हैं और एक माँ के रूप में उन्होंने कॉन्फिडेंस का असर अपने बच्चों पर भी देखा है। क्लेयर शिपमैन और केटी के का भी यही मानना है कि हमारी सफलता हमें कॉन्फिडेंट नहीं बनाती है, बल्कि वो अनुभूति कि आप अपनी सफलता को किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये खास है। इस किताब के लिए उनकी मुलाकात कई लोगों से हुई और इन लोगों ने अलग अलग अंदाज में कॉन्फिडेंस इस शब्द को परिभाषित किया। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो अक्सर औरतों के रास्ते की रुकावट बनती है, परफेक्शनिज्म एंड हैबिट ऑफ ओवरथिंकिंग। आमतौर पर औरतों को सब काम परफेक्टली करने की आदत होती है और ऐसा करते समय कई बार वो नर्वस भी हो जाती हैं। इसका कारण ये है कि उन्हें लगता है कि अगर काम परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग उनकी क्षमताओं पर उंगली उठाएंगे और कहीं न कहीं उनकी ऐसी सोच में समाज का बहुत बड़ा हाथ है। बचपन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में उनकी दिमाग में ये बात घर कर लेती है कि अगर उन्हें लोगों की गुड बुक्स में रहना है तो एक गुड गर्ल जैसा बर्ताव करना होगा। उनके खेल अलग होते हैं, उनकी रुचि अलग होती है। लड़कियां भावुक होती हैं, वे धीमी आवाज में बोलती हैं, वे सिंसियर होती हैं। ये सब बातें जब बचपन से उनके कान पर पड़ेंगी तब खुद के बारे में ऐसे विचार आना स्वाभाविक है और जब वे बाहर की दुनिया से रूबरू होती हैं तब इन्हीं विचारों के साथ उसमें एडजस्ट होने की कोशिश करती हैं। जाहिर सी बात है कठिनाइयां तो होंगी ही, लेकिन जिन औरतों ने इन बातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया उन्होंने अपना एक अलग मुकाम बनाया। इसलिए औरतों के लिए कॉन्फिडेंस के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। उसका धर्म, इनकम, पढ़ाई, व्यक्तित्व से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं होता है। क्लेयर शिपमैन और केटी के ने अपने रिसर्च की शुरुआत 2 बास्केटबॉल प्लेयर से की। विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों के भी कुछ ऐसे पल आते हैं जब आत्मविश्वास डगमगाता है, लेकिन हाई लेवल पर खेलते समय उनका खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। अपने करियर में कई कॉन्फिडेंट विमेन से उनका परिचय हुआ था, लेकिन स्पोर्ट्स से शुरुआत करने का कारण ये था कि कोई भी स्पोर्ट्स में आत्मविश्वास होने का दिखावा नहीं कर सकते हैं। वहाँ जो होता है वो सच होता है। जब दिमाग में किसी भी प्रकार की आशंका के लिए कोई जगह न हो तब उस जगह आत्मविश्वास होता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि विमेन बास्केटबॉल उनके इस रिसर्च के लिए एक बहुत अच्छी लेबोरेटरी साबित होगी। वहाँ मौजूद खिलाड़ियों में उनका ध्यान मुख्य रूप से 2 खिलाड़ियों पर था, मोनिक और क्रिस्टल। उनकी बातें सुनकर क्लेयर शिपमैन और केटी के को आश्चर्य हुआ कि ग्राउंड पर इतनी स्ट्रांग दिखने वाले इन दोनों खिलाड़ियों के मन में भी कई इनसिक्योरिटीज थीं।
उन्होंने औरतों की एक बहुत कॉमन आदत का जिक्र किया और वो है ओवर थिंकिंग। अगर मेंस बास्केटबॉल में जब कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है या अगर उन्हें किसी नेगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, तब वो उसे दिल पर नहीं लेते हैं। उससे उनके आत्मविश्वास में कमी नहीं आती है। एक और बहुत जरूरी बात, खुद के प्रति जजमेंटल होने और खुद के प्रति कठोर होने में अंतर है। खुद से और बेहतर की अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन रखना हमें मोटिवेट करता है। किसी भी हार के बाद दोबारा शुरू करना ज्यादा मायने रखता है। उन दोनों खिलाड़ियों का ये कहना था कि मेल एटीट्यूड होना कई बार फायदेमंद साबित होता है। ये बात बास्केटबॉल प्लेयर्स की थी, लेकिन ऐसा आमतौर पर सब जगह होता है। इस बातचीत के बाद इन दोनों लेखिकाओं ने अपने रिसर्च को जारी रखा और उन इंटरव्यू से उन्हें यही समझ में आया कि अधिकतर औरतें उनकी तरक्की को या तो भाग्य का नाम देती हैं या तुक्के का, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता है कि जब वो खुद की मेहनत और शोहरत का क्रेडिट लेने से इनकार करती हैं, तब अपने करियर में काम आने वाले कॉन्फिडेंस से वो दूर जा रही होती हैं। अंडर कॉन्फिडेंस उन्हें कम में संतुष्ट रहने के लिए बढ़ावा देता है और लोग उसे उनकी काबिलियत से जोड़ने लगते हैं। फिर उन्हें अपनी काबिलियत को प्रूव करने के लिए हर काम को एक परफेक्शनिस्ट की तरह करना यही उपाय दिखाई देने लगता है। लेकिन परफेक्शनिस्ट बनने की जरूरत ही क्या है? कुछ गलत न हो जाए, ये डर जब तक दिमाग से नहीं जाएगा तब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा। ये भी देखा गया है कि सेल्फ डाउट के कारण औरतें ज्यादातर आसान जॉब्स के लिए अप्लाई करती हैं और वे किसी पोजीशन के लिए तभी अप्लाई करती हैं जब वो उसके लिए 100% क्वालिफाइड हो। इसी के विपरीत पुरुष फेलियर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। वे सेल्फ डाउट को खुद की रुकावट नहीं बनने देते हैं। आखिर में एक बात जो इस विषय का आधार है वो है कि हमेशा आत्मविश्वास में कमी ये एकमात्र कारण नहीं होता है। हमारे अंदर का हेजिटेशन हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हार का डर और परफेक्शनिज्म को जरूरत से ज्यादा महत्व देना और चुप रहने से भी कॉन्फिडेंस में कमी आती है। क्षमता या कॉम्पिटेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो लोग आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं तब वो उनके हाव भाव, बोलने के तरीके में भी झलकता है और सम्मान भी उन्हीं लोगों का किया जाता है। अगर आत्मविश्वास बनावटी नहीं है तो वो दूसरे पर अपनी छाप जरूर छोड़ता है। आत्मविश्वास हमें खुशी देता है कि हम अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस ये नहीं कहता है कि लोग आपको पसंद करेंगे कि नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि चाहे वो आपको पसंद ना भी करें, आप सही हैं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे कॉन्फिडेंस कजिन से। कॉन्फिडेंस कजिन्स। आपने इस बुक चर्चा की शुरुआत में सुना कि हमारा आत्मविश्वास का मतलब इस बात पर भी निर्भर करता है कि जिन रास्तों का हमने चुनाव किया है उन पर हमें कितना भरोसा है। कई बार कुछ लोग जितने कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं उतने वो होते नहीं हैं और कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। फिर कॉन्फिडेंस क्या है? खुद के प्रति अच्छा महसूस होना या ये कहना कि आप कुछ भी करने के लिए केपेबल हैं। आत्मविश्वास के लिए सिर्फ शब्द काफी नहीं होते हैं। अगर ऐसा होने लगे तो हम में से किसी में भी आत्मविश्वास की कमी कभी होगी ही नहीं। आत्मविश्वास कुछ हद तक हमारी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है और कई बार हम इसे ताकत के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। आत्मविश्वास से पूर्ण लोग ऊंची आवाज में बात करते हुए देखे जाते हैं। शायद आपके भी कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो किसी भी डिस्कशन में हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपनी बातों पर, फैसलों पर विश्वास होता है। हम हर दिन कई फैसले करते हैं। ये फैसले करते समय हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है और हम पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐसा करते हैं। देखा जाए तो हमारे दिन के अधिकतर काम घर की स्त्री करती हैं और उन्हें वो काम करते समय किसी की राय नहीं लेनी पड़ती है। इसका मतलब उनमें आत्मविश्वास है। फिर सब आते हुए भी सेल्फ डाउट कब अपनी जगह बना लेते हैं कि पता ही नहीं चलता। क्लेयर शिपमैन और केटी के को कुछ और लोगों से मिलकर उनसे कॉन्फिडेंस की परिभाषा को समझना था। उनकी मुलाकात कुछ यंग और टैलेंटेड लड़कियों से हुई जो एक पॉलिटिकल कैंपेन के लिए खुद को तैयार कर रही थी। वहाँ सब लड़कियां जिस अंदाज में अपनी बात को रख रही थी उसे देखकर दोनों लेखिकाएं काफी प्रभावित हुई। वे लड़कियां बहुत ही शांत और सधे हुए अंदाज में बात कर रही थी। बोलने से पहले हाथ उठाकर परमिशन ले रही थी। ये देखकर वो सोच में पड़ गईं कि क्या लड़कों या पुरुषों का बर्ताव भी इसी तरह होता। सेशन खत्म होने के बाद जब उन्होंने लड़कियों से पूछा कि कौन खुद को इस रोल के लिए सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मानता है, आश्चर्य की बात ये थी कि किसी ने भी अपना हाथ नहीं उठाया। उस सेशन की इंचार्ज ने कहा कि इन सभी में महत्वाकांक्षा या लालसा है
लेकिन खुद पर विश्वास की कमी है और जिसके कारण वो अपनी इच्छा को एक्शन में बदल नहीं पा रही हैं। अक्सर मेल डोमिनेटिंग फील्ड्स में काम कर रही फीमेल्स की ऐसी धारणा होती है कि अपना स्थान और वर्चस्व बनाने के लिए उन्हें मेल कॉलीग्स की तरह बर्ताव करना पड़ेगा, मगर ये सच नहीं है। खुद को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल। जेंडर कभी भी हमारे लक्ष्य एम्बिशन के आड़े नहीं आना चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस, फैसले लेने की क्षमता और अपनी बात पर डटे रहना उन्हें आगे लेकर जाता है। कॉन्फिडेंस को कई रूप में समझा जा सकता है। कुछ लोग इसे एक भाव के रूप में जानते हैं जो हमें बताए कि हम कुछ भी कर सकते हैं या सफलता पाने के लिए जिन क्वालिटीज की जरूरत है वो हमारे अंदर है। कॉन्फिडेंस एक फ्लीटिंग यानी क्षणिक भाव भी हो सकता है जो इस पल है और अगले पल नहीं है। स्त्रियों में जब हम सेल्फ डाउट की बात करते हैं तब उसका यही कारण है। सब कुछ ठीक होने पर भी कुछ कम है। इस विचार का मन में आना और उसे ठीक करने के लिए परफेक्शन का सहारा लेना, ये फीमेल्स में पाया जाता है। मास्टरी का मतलब हमेशा परफेक्शन नहीं होता है। प्रोसेस और प्रोग्रेस, ये दोनों भी बहुत मायने रखते हैं। गिरने पर भी उठकर दोबारा कोशिश करना, ये कॉन्फिडेंस है। हम अक्सर कॉन्फिडेंस की जगह सेल्फ एस्टीम का इस्तेमाल करते हैं, मगर इन दोनों में अंतर है। सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस परिवार के सदस्यों में से एक है। इन सदस्यों का एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना, हमारी परफॉर्मेंस को निखारना और हमारे पर्सनल रिलेशनशिप को मजबूत करना। आइए मिलते हैं इस परिवार के सदस्यों से। पहला है सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान। मैं एक महत्वपूर्ण इंसान हूँ और मेरे मन में खुद के बारे में अच्छे विचार ही आते हैं। अगर आपके भी समान विचार हैं, फिर इसका मतलब आप में हाई सेल्फ एस्टीम है। सेल्फ एस्टीम हमें खुद को एक इंसान के रूप में महत्व देना सिखाता है। ये एक मूल्य हमारे चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताती है। कुछ लोग हमेशा खुद को कोसते रहते हैं, तो कुछ लोग खुद से बहुत प्यार करते हैं। ये हाई और लो सेल्फ एस्टीम के कॉन्फिडेंस से ज्यादा स्टेबल कहीं तो गलत नहीं होगा। सोशियोलॉजिस्ट मॉरिस रोसेनबर्ग ने एक स्केल तैयार किया है जो आज भी दुनिया भर में सेल्फ एस्टीम को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ 10 प्रश्नों के जवाब से हम अपनी सेल्फ वर्थ को नाप सकते हैं। हमारा विश्वास हमारे इमोशन से संबंधित होता है। हाई सेल्फ एस्टीम हमें कॉन्फिडेंस देता है। हाई सेल्फ एस्टीम का हमारे गुणों और काबिलियत से गहरा रिश्ता होता है। कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि मुझे लगता है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ क्योंकि मैं स्मार्ट, एफिशिएंट हूँ और अपने काम में सफल भी हूँ। लेकिन अगर आपके लिए कौशल, गुण और क्षमताओं के बजाय आपकी मॉरल वैल्यूज की ज्यादा अहमियत है, फिर आपके आत्मविश्वास और सेल्फ एस्टीम के बीच के धागे कच्चे हैं। दूसरा है ऑप्टिमिज्म यानी आशावादिता। एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति चैलेंजिंग सिचुएशन में भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करता है। पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। कॉन्फिडेंस को कई रूप में समझा जा सकता है। कुछ लोग इसे एक भाव के रूप में जानते हैं जो हमें बताए कि हम कुछ भी कर सकते हैं या सफलता पाने के लिए जिन क्वालिटीज की जरूरत है वो हमारे अंदर है। कॉन्फिडेंस एक फ्लीटिंग यानी क्षणिक भाव भी हो सकता है जो इस पल है और अगले पल नहीं है। स्त्रियों में जब हम सेल्फ डाउट की बात करते हैं तब उसका यही कारण है। सब कुछ ठीक होने पर भी कुछ कम है। इस विचार का मन में आना और उसे ठीक करने के लिए परफेक्शन का सहारा लेना, ये फीमेल्स में पाया जाता है। मास्टरी का मतलब हमेशा परफेक्शन नहीं होता है। प्रोसेस और प्रोग्रेस, ये दोनों भी बहुत मायने रखते हैं। गिरने पर भी उठकर दोबारा कोशिश करना, ये कॉन्फिडेंस है। हम अक्सर कॉन्फिडेंस की जगह सेल्फ एस्टीम का इस्तेमाल करते हैं, मगर इन दोनों में अंतर है। सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस परिवार के सदस्यों में से एक है। इन सदस्यों का एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाना, हमारी परफॉर्मेंस को निखारना और हमारे पर्सनल रिलेशनशिप को मजबूत करना। आइए मिलते हैं इस परिवार के सदस्यों से। पहला है सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान। मैं एक महत्वपूर्ण इंसान हूँ और मेरे मन में खुद के बारे में अच्छे विचार ही आते हैं। अगर आपके भी समान विचार हैं, फिर इसका मतलब आप में हाई सेल्फ एस्टीम है। सेल्फ एस्टीम हमें खुद को एक इंसान के रूप में महत्व देना सिखाता है। ये एक मूल्य हमारे चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताती है। कुछ लोग हमेशा खुद को कोसते रहते हैं, तो कुछ लोग खुद से बहुत प्यार करते हैं। ये हाई और लो सेल्फ एस्टीम के ही उदाहरण हैं। इसे कॉन्फिडेंस से ज्यादा स्टेबल कहीं तो गलत नहीं होगा। सोशियोलॉजिस्ट मॉरिस रोसेनबर्ग ने एक स्केल तैयार किया है जो आज भी दुनिया भर में सेल्फ एस्टीम को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ 10 प्रश्नों के जवाब से
हम अपनी सेल्फ वर्थ को नाप सकते हैं। हमारा विश्वास हमारे इमोशन से संबंधित होता है। हाई सेल्फ एस्टीम हमें कॉन्फिडेंस देता है। हाई सेल्फ एस्टीम का हमारे गुणों और काबिलियत से गहरा रिश्ता होता है। कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि मुझे लगता है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ क्योंकि मैं स्मार्ट, एफिशिएंट हूँ और अपने काम में सफल भी हूँ। लेकिन अगर आपके लिए कौशल, गुण और क्षमताओं के बजाय आपकी मॉरल वैल्यूज की ज्यादा अहमियत है, फिर आपके आत्मविश्वास और सेल्फ एस्टीम के बीच के धागे कच्चे हैं। दूसरा है ऑप्टिमिज्म यानी आशावादिता। एक ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति चैलेंजिंग सिचुएशन में भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करता है। पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है, ये ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म का बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ऑप्टिमिज्म का दूसरा नाम है ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होना। आशावादी दृष्टिकोण हमेशा अच्छी बातें ही तलाशता है। साइकोलॉजिस्ट ऑप्टिमिज्म को एक खुले दरवाजे से समझते हैं। आशावादी इंसान आपको दरवाजा खोलने के लिए शुक्रिया कहेगा, वहीं पेसिमिस्ट ये सोचेगा कि आप उनका रास्ता रोके खड़े हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर का कहना है कि ऑप्टिमिज्म से हमारे एक्शंस को हमेशा एनकरेजमेंट नहीं मिलता है, वो मिलता है कॉन्फिडेंस से। ऑप्टिमिज्म कहता है कि सब ठीक होगा और कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं सब ठीक कर सकता हूँ। पॉजिटिव साइकोलॉजी के फाउंडर मार्टिन सेलिगमैन ने अपनी किताब लर्न्ड ऑप्टिमिज्म में लिखा है कि स्किल्स की तरह ऑप्टिमिज्म भी विकसित किया जा सकता है। तीसरा है सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन का आगमन बुद्धिज्म थ्योरी ऑफ लविंग काइंडनेस से हुआ है। ये हमें सिखाता है हमें खुद को ठीक उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसा हम दूसरों को करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो हमें खुद के प्रति कठोर होने की जरूरत नहीं है। खुद की गलतियों को माफ करना चाहिए क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं। सेल्फ कंपैशन हमें नई चुनौतियों को स्वीकार करने की हिम्मत देता है, क्योंकि जब हम फेलियर्स को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं तब हम खुद को जज नहीं करते हैं। चौथा है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ कंपैशन के विपरीत सेल्फ एफिकेसी यानी आत्म प्रभावकारिता में सिर्फ काम के पूरा होने को महत्व है। इसे हम गोल ओरिएंटेड नेचर भी कहते हैं। इसमें मास्टरी का महत्व काफी ज्यादा है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब हम कठिन परिश्रम से काम में निपुण हो जाते हैं तब कॉन्फिडेंस भी अपने आप आ ही जाता है। हम कहते हैं कि सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है, मगर जब बात कॉन्फिडेंस की आती है तब ये सच नहीं है। जब हमारी उपलब्धियां सेल्फ डाउट को मात दे देती हैं, तब हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, क्योंकि आत्मविश्वास हमारे एक्शन से संबंधित होता है और एक्शंस का चुनाव हमारे हाथ में है। फिर क्या कॉन्फिडेंस भी हमारी चॉइस हो सकता है? इसे जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। कैन एक्सपीरियंसेस चेंज आवर कॉन्फिडेंस? अनुभवों का हमारे आत्मविश्वास पर प्रभाव। पिछले एपिसोड में हमने जिन कॉन्फिडेंस कजिन्स की बात की, उनको हम चाहे कोई भी नाम दे, एक विश्वास कि हम सफल हो सकते हैं या हम जो चाहे वो कर सकते हैं, इन सभी बातों का सीधा संबंध हमसे है। हमारे एक्शंस ही वो धागा है जो इन सबको बांधे रखता है। जैक एस्टिस नाम के साइकोलॉजिस्ट को मेन और विमेन कॉन्फिडेंस में असमानता को लेकर क्यूरियोसिटी थी। कुछ साल पहले उन्होंने कुछ टेस्ट किए जिसमें 500 स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पर 3D इमेजेस पहचानने को कहा गया। कंप्यूटर स्कोर्स के हिसाब से फीमेल स्टूडेंट्स का स्कोर मेल स्टूडेंट्स की तुलना में काफी खराब था। एस्टिस ने जब उनके जवाब देखे तब उन्होंने पाया कि औरतों ने कई प्रश्नों को अटेम्प्ट ही नहीं किया था, और जब उन्होंने उनसे से कम एक ट्राई करने के लिए कहा तब सोचिए क्या रिजल्ट होगा। उनके स्कोर्स में बढ़ोतरी हुई। इसलिए जब औरतें खुद को एक्सप्रेस करने से रोकती हैं तब फर्क पड़ता है। फेलियर के डर से कदम ना उठाना ये अपने आप में फेलियर है, लेकिन जब वो मजबूरी में ही सही खुद को एक्सप्रेस करती हैं तब वो पुरुषों जितना ही अच्छा परफॉर्म करती हैं। कुछ लोगों को देखकर हमें लगता है कि क्या ये जन्म से ही इतने कॉन्फिडेंट थे? ये लोग भीड़ में अलग दिखाई देते हैं, वो किसी भी काम को बहुत सरलता से कर लेते हैं। इन लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है। उनसे बात करके भी एक शांति महसूस होती है, एम्पावरिंग वाइब्स मिलती हैं। सोचने की बात यह है कि क्या इसमें उनकी अपब्रिंगिंग का हाथ है, या कॉन्फिडेंस उनकी डीएनए में ही है, या अनुभवों का उनकी इस कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी में योगदान है। आगे बढ़ते हैं क्लेयर शिपमैन और केटी के लिखित द कॉन्फिडेंस कोड की इस बुक चर्चा में। 20 साल पहले प्लॉमन नाम के एक मशहूर बिहेवियरल जेनेटिसिस्ट ने 15,000 ट्विन्स पर एक स्टडी की। वैसे भी जब नेचर वर्सेस नर्चर यानी प्रकृति वर्सेस पालन की बात आती है तब ट्विन्स
रिसर्च के लिए सबसे अच्छा विषय होते हैं। उन्होंने उनके जन्म से लेकर अडल्टहुड तक के जीवन को फॉलो किया। उन्होंने काफी मात्रा में अलग अलग डेटा कलेक्ट किया। उनमें से कुछ आइडेंटिकल ट्विन्स थे जिनका समान डीएनए था, और कुछ फ्रेटर्नल थे जिनके सिर्फ डीएनए समान, जैसे कि किसी भी ऑर्डिनरी सिबलिंग्स के होते हैं। इन ट्विन्स की हाल में देखी गई एकेडमिक परफॉर्मेंस प्लॉमिन ने उनके कॉन्फिडेंस पर ध्यान दिया। 7 साल की उम्र और उसके बाद 9 साल की उम्र में इन ट्विन्स को एक आईक्यू टेस्ट दिया गया और उन्हें मैथ, राइटिंग और साइंस के लिए टेस्ट किया गया। फिर उनसे पूछा गया कि उन्हें खुद की काबिलियत पर कितना भरोसा है। उन ट्विन्स के टीचर्स से भी उनके बारे में पूछा गया। सारा डेटा मिलने के बाद प्लॉमिन और उनकी टीम 2 बातों को देखकर दंग रह गई। आईक्यू ज्यादा स्टूडेंट्स की खुद के बारे में धारणा उनके अचीवमेंट के लिए जरूरी है। उन्होंने ये भी पाया कि काफी मात्रा में कॉन्फिडेंस हमारे जीन्स से आते हैं। उन्होंने आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स के स्कोर्स अलग अलग किया और पाया कि आइडेंटिकल ट्विन्स के समान स्कोर्स हैं। प्लॉमिन की स्टडी ये भी कहती है कि जीन्स और कॉन्फिडेंस के बीच संबंध लगभग 50% या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये अलग बात है कि केटी के और क्लेयर शिपमैन ने और जिन साइंटिस्ट से बात की उनकी सोच प्लॉमिन से एकदम अलग थी। उनके हिसाब से ये कहना गलत है कि कॉन्फिडेंस 50% जेनेटिक है। अब उनके सामने एक नया सवाल था, एक मानसिक तौर पर हेल्दी और स्ट्रॉन्ग इंसान के जीन्स कैसे होंगे? एक चाइनीज रिसर्चर को भी शायद ऐसे ही प्रश्न होंगे। उन्होंने दुनिया के सबसे ज्यादा स्मार्ट पीपल के डीएनए सैंपल्स इकट्ठा करने की सोची। अभी तक किसी ने भी ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू नहीं किया था जिसमें दुनिया के सबसे स्मार्ट और कॉन्फिडेंट लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए जाए। और इन लेखिकाओं ने भी जितने साइंटिस्ट से बात की उनमें से भी किसी को इस बात पर विश्वास नहीं है कि कॉन्फिडेंस जीन्स जैसी कोई चीज होती है। इसलिए हम किसी काम को कर पाएंगे कि नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, बल्कि हम खुद को वो काम करने के काबिल समझते हैं या नहीं, ये कॉन्फिडेंस है। हमारे अनुभव, वातावरण और जीन्स का हमारे आत्मविश्वास पर क्या प्रभाव होता है, ये जानने के लिए दोनों लेखिकाओं ने कई और साइंटिस्ट के इंटरव्यूज किए। उनसे ये बात सामने आई कि हाँ, जीन्स का हमारे आत्मविश्वास पर असर पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम किस प्रकार के वातावरण में पले बड़े हैं, हमें कैसे अनुभव मिले हैं, उसका भी योगदान है। इसलिए लो कॉन्फिडेंस के लिए सिर्फ हमारे जीन्स जिम्मेदार नहीं है। जैसे एक लो कॉन्फिडेंस वाले बच्चे की परवरिश अगर प्यार से की जाए, जहां उसे प्रोत्साहन मिले, तब वो बच्चा कॉन्फिडेंट बन सकता है। इसी के विपरीत कोई बच्चा चाहे कॉन्फिडेंट हो, लेकिन गलत और नेगेटिविटी से भरे हुए वातावरण में परवरिश मिलने से उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। हमारे जीन्स, परवरिश और समाज के डबल स्टैंडर्ड्स, ये सब मिलकर फीमेल्स के कॉन्फिडेंस को प्रभावित करते हैं। घर में हम लड़कियों से किस तरह की बातें करते हैं, उनसे कैसे अपेक्षाएं रखते हैं, उसका उनके आत्मविश्वास पर गहरा असर होता है। हम उन्हें जिम्मेदार बनाना सिखाते हैं। वो हर समय गुड गर्ल बनने की कोशिश करती हैं, क्योंकि हम अपनी बातों से अनजाने में ही सही यही मैसेज पहुंचाते हैं। इसके कारण वो रिस्क लेने से कतराने लगती हैं। रिस्क होगी तो अनसर्टेनिटी भी होगी। उन्हें डर होता है कि असफल होने पर उनकी गुड गर्ल की इमेज खराब हो जाएगी। ये सुनने में जितना कठिन लगता है, सोचिए जो ऐसे शब्दों का हर रोज अनुभव करती हैं, उनके लिए खुद को पॉजिटिव रखना, मोटिवेट रखना कितना कठिन होता होगा। जिंदगी में हम क्या लेकर आए हैं, इससे कई ज्यादा जरूरी है हम किन बातों का चुनाव करते हैं। हम चाहे तो हम अपने दिमाग की रीवायरिंग कर सकते हैं। जब हम अपने विचार बदलेंगे तब नई आदतें भी अपनाएंगे। क्लेयर शिपमैन और केटी के का ये प्रश्न था कि क्या इसी कारण से कुछ लोग फेलियर्स को सहजता से हैंडल कर लेते हैं? इसका उत्तर उन्हें एक रिसर्च से मिला। ब्रेन ट्रेनिंग हमारे दिमाग में नए रास्ते बनाता है जो रेसिलियंस को जन्म देता है। ब्रेन प्लास्टिसिटी के बारे में जानने के बाद इन लेखिकाओं को एक नया टॉपिक मिल गया था और साथ ही साथ उससे जुड़े कई सवाल। लॉरा एन पेटिटो नाम की न्यूरोसाइंटिस्ट से मिलकर काफी हद तक उनके सवालों के जवाब मिले। कुछ जवाबों ने उन्हें आश्चर्यचकित किया तो कुछ ने उनको थोड़ा निराश भी किया। ऐसा ही एक जवाब था सेल्फ अश्योरेंस में हमारे जीन्स का योगदान। जी हाँ, समझने की बात यह है कि हमारे हाथ में कितना कुछ है, कितने चॉइसेस होते हैं। हम चाहे तो आसानी से अपने बर्ताव में बदलाव ला सकते हैं। इससे ये बात भी साफ होती है कि कॉन्फिडेंस ये एक चॉइस है।
और इसमें ब्रेन प्लास्टिसिटी हमारी बहुत मदद कर सकती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से हम नए थॉट पैटर्न्स तैयार कर सकते हैं और ये किसी भी तरह के बिहेवियरल चेंजेस के लिए सबसे कारगर और प्रभावशाली तरीका माना जाता है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि ब्रेन फंक्शन में मेडिटेशन का भी हाथ है। कई MRI स्टडीज की गई जिसमें मेडिटेशन के पहले और मेडिटेशन के बाद की इमेजेस ली गईं। इन स्टडीज से ये पता चलता है कि ऑन एवरेज 8 हफ्तों तक मेडिटेशन करने से दिमाग में डर, तनाव और भी कई नेगेटिव भावनाओं में कमी पाई गई। क्लिनिशियंस को कॉग्निटिव थेरेपी से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD को ठीक करने में भी मदद मिली। और एक शोध जिसे जानकर आपको खुशी होगी, जिन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है वो भी इस थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। कुछ ऐसे लोगों को ये थेरेपी दी गई जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग के नाम से नर्वसनेस होती थी, लेकिन जब ट्रीटमेंट के पहले और बाद में उनके ब्रेन स्कैन्स देखे गए तब उनके दिमाग में वो भाग जो उस डर के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो उसकी नॉर्मल साइज में था। और आश्चर्य की बात ये है कि 6 महीने के बाद जब फिर से उनके ब्रेन स्कैन्स लिए गए तब भी उसमें कोई बदलाव नहीं था। ब्रेन प्लास्टिसिटी से हम अपने थॉट प्रोसेस को बदल सकते हैं। हमारी बीती यादें हमारे एक्शंस को कंट्रोल करती हैं और एक अनप्लेजेंट मेमोरी हमारे कई एक्शंस को बदल सकती है। हम अपने अनुभवों को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे रिप्लेस करने के लिए हमें कई पॉजिटिव अनुभव तैयार करने होंगे। न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च और जेनेटिक डिस्कवरीज ने इस किताब के काम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। इससे हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि कॉन्फिडेंस में हमारे DNA का हाथ है, लेकिन इसे बदला जा सकता है और ये हम पर निर्भर करता है। अगर ऐसा है तो फिर क्या है जो स्त्रियों को रोकता है? जानने के लिए सुनते रहिए द कॉन्फिडेंस कोड की बुक चर्चा। समय रहते बदलाव जरूरी है। भिन्नता, अंतर या जिसे डिस्क्रिपेंसी भी कहा जाता है, ये केवल कॉम्पिटेंस के कारण नहीं है। पिछले 50 सालों में यूनाइटेड स्टेट्स में औरतों ने एजुकेशन गैप कम करके और उसे खुद के प्रगति की तरफ मोड़ा है। इसका मतलब है कि जब उन्हें सही मौके मिले तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। अमेरिका का सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। 1970 में क्लासिकल म्यूजिशियंस में औरतों का परसेंटेज सिर्फ 5% था, जो मिड 1990 में 25% पर पहुंचा। ऑडिशंस के दौरान जजेस को सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस सुनाई गई। बजाने वाला मेल है या फीमेल, उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। उनका चुनाव सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। ये रास्ता इतना आसान भी नहीं था। बात करते हैं एनापोलिस मैरीलैंड में US नेवल एकेडमी की। उस समय औरतों का स्थान उतना सुदृढ़ नहीं था। US नेवल एकेडमी तो पूरी तरह से एक मेल डोमिनेटिंग फील्ड थी। वहाँ औरतों को बहुत कुछ नजरअंदाज करना पड़ता था, जिसमें उनके लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले कुछ अपमानजनक शब्द भी शामिल थे। इन 2 एग्जाम्पल से ये दिखाई देता है कि औरतों के विश्वास में कमी का कारण एनवायरनमेंट भी है। कई बार तो अन्याय अपमानजनक और जाहिर सा होता है, लेकिन फिर भी उनसे अच्छे बर्ताव की ही अपेक्षा होती है। लड़कियों में गुड बिहेवियर ये अपने आप आता है। उनका दिमाग बचपन से छोटे छोटे क्लूज ढूंढता है। अपनी छवि अच्छी बनाए रखने के लिए उनका बर्ताव अच्छा होना चाहिए। उन्हें हर जगह अच्छा परफॉर्म करना होगा। ये उनके दिमाग में बैठ जाता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जब लोग उन्हें अच्छा कहेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, तभी दूसरों का उनकी तरफ ध्यान जाएगा। इसके कारण वो हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करती हैं, और अगर गलती से भी कोई भूल चूक हो गई, फिर वो खुद को जज करने लगती हैं। इससे ये बात साबित होती है कि समाज ने तय की हुई गुड गर्ल की परिभाषा का पालन करने से उन्हें कोई खास फायदा नहीं होगा। ऐसा करने से वो उनकी आने वाली जिंदगी के लिए तैयार नहीं हो सकेंगी। रिसर्च बताता है कि जब लड़के कोई गलती करते हैं तब वे उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन जब लड़की से कोई गलती हो जाती है तब वो खुद ही हताश हो जाती हैं और अपनी प्रतिभाओं को जज करने लगती हैं। अक्सर लड़कियों में कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के प्रति रुचि कम पाई जाती है। वो पढ़ाई में आगे होती हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स में सच नहीं होता है। हमने जब शुरुआत में स्पोर्ट्स और कॉन्फिडेंस की बात की थी, तब ये देखा था कि स्पोर्ट्स में आप कॉन्फिडेंट होने का नाटक नहीं कर सकते। आपने शायद ये सुना होगा कि स्पोर्ट्स हमारे चरित्र को निखारता है। वो इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स में मिली सफलता और उसके बाद मिली जीत की खुशी हमें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है।
जहाँ फीमेल्स सराहना की चाह रखती हैं और आलोचनाओं से दूर रहना चाहती हैं, वहीं मेल्स दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स को नजरअंदाज करना जानते हैं। इसे प्लेग्राउंड मेंटालिटी भी कहा जाता है। प्रोफेशनल सक्सेस के लिए कई बार हमें खुद को प्रमोट करना पड़ता है और किसी की एक ना से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस यहीं पर औरतों की ओवर थिंकिंग की आदत आड़े आ जाती है। इस परिभाषा को बदलने के लिए हमें ना तो किसी कठोरता से बात करने की जरूरत है और ना ही किसी बातचीत में बेवजह इंटरप्ट करने की, मगर अपनी बात को रखना जरूरी है। कई बार हम सही समय का इंतजार करने के चक्कर में बहुत देर करते हैं और क्योंकि फीमेल्स का ध्यान परफेक्शनिज्म में भी होता है, इसलिए वे अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए ज्यादा इंतजार करती हैं और कई बार तो जरूरत से ज्यादा सोच भी लेती हैं। उन्हें लगता है कि वे ये डिजर्व नहीं करती हैं और लोग उन्हें तभी सराहेंगे जब उनमें कुछ खास टैलेंट होगा। उस लेवल को हासिल करने के लिए वो खुद को ओवर एक्सर्ट कर लेती हैं। एक स्टडी में मेल और फीमेल पार्टिसिपेंट्स को ये कहा गया कि वे खुद को सीनियर फिगर और जूनियर फिगर के रूप में इमेजिन करें। फिर उस पोजीशन में उनके पार्टिसिपेशन के बारे में पूछा गया। जिन मेल्स ने खुद को सीनियर पोजीशन पर इमेजिन किया था, उनका पार्टिसिपेशन जूनियर पोजीशन वालों से कम था, लेकिन फीमेल्स में इन दोनों ही पोजीशंस पर पार्टिसिपेशन समान था। मतलब इमेजिनेशन में भी फीमेल्स में एक हिचकिचाहट थी। यहाँ तक कि जो फीमेल्स ऊंची पोजीशंस पर काम कर रही हैं, उन्हें भी शिकायत करना पसंद नहीं है। ऐसी कई इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल फीमेल्स ने अनुभव किया है कि जब वो किसी मीटिंग में शामिल होती हैं, तब लोगों को उनकी काबिलियत पर शंकाएं होती हैं और कभी कभी ये इमोशनल लेवल पर चुनौतीपूर्ण हो जाता है। औरतों के कॉन्फिडेंस की बात आते ही आईने में उनकी छवि की बात अपने आप आती है। हर उम्र में फिजिकल अपीयरेंस का काफी महत्व होता है। औरतों में ये हमेशा सही भूमिका ही निभाता है, ये जरूरी नहीं है। वे बहुत जल्दी खुद को अपीयरेंस के आधार पर जज करती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 81% लड़कियां अपने वजन को लेकर डरती हैं। सिर्फ 2% लड़कियां खुद को खूबसूरत मानती हैं। पहले क्या आता है, आकर्षण या आत्मविश्वास? क्या आकर्षक दिखने वाले इंसान में ज्यादा आत्मविश्वास होता है या आत्मविश्वास से भरपूर लोग आकर्षक दिखते हैं? देखा गया है कि औरतें कई मौकों पर उनके लुक्स के आधार पर जज की जाती हैं। कई बार उनके लुक्स से उनके बारे में कई धारणाएं भी बना ली जाती हैं। उनमें कितनी सच्चाई होती है ये अलग बात है। जैसे ज्यादा वजन वाली फीमेल्स कठिन या संघर्षपूर्ण काम नहीं कर पाएंगी और अगर वो स्लिम है तो उनमें स्टैमिना कम होगा। औरतों के वजन का सेल्फ कंट्रोल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और कॉम्पिटेंस से सीधा संबंध है और वजन के यही मापदंड मेल्स में पावर, कॉम्पिटिटिवनेस की तरह देखे जाते हैं। मगर क्या इस तरह का डिफरेंशिएशन सही है और औरतों को इससे कितना प्रभावित होना चाहिए? अगर वे अपने लुक, समाज, जीन्स और उनकी परवरिश को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगी, फिर वो अपने लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी। ऐसी कई बातें हैं जो उन्हें खुद के लिए करनी चाहिए थी और अभी बहुत कुछ है जो बदला जा सकता है। जैसे हमेशा दूसरों का विचार करना। सराहना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमारा पूरा ध्यान दूसरों से मिल रही सराहना पर ही रहेगा, फिर हम हमेशा एक बोझ लिए चलते रहेंगे। पिछले एपिसोड्स में सेल्फ कंपैशन ने हमें सिखाया कि गलतियां सबसे होती हैं। हमें खुद से प्यार करना चाहिए। हमारे पास खुश होने के चाहे कई वजह हो, मगर हम उस एक वजह पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो हमें दुख दे रही है। सबको खुश रखने की आदत के कारण कई बार औरतें दूसरों का ब्लेम अपने सर ले लेती हैं, मगर ऐसा वो खुद से किए हुए अच्छे काम का क्रेडिट लेने के लिए नहीं करती हैं। ऐसा क्यों? बदलाव तभी संभव है जब वो फीडबैक के लिए ओपन हो। फीडबैक शायद थोड़ा नेगेटिव हो, लेकिन इससे उन्हें सुधार का मौका मिलेगा। हम हमेशा कहते हैं कि मेन एंड वुमेन ब्रेन अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम उनके स्कैन्स देखें तो हमें वो काफी कुछ समान दिखाई देंगे। जो अंतर होता है वो उनकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के तरीके में है, जिसके कारण दोनों के समस्याओं को सुलझाने के तरीके में भी अंतर होता है। इसके साथ ही साथ हार्मोनल डिफरेंसेस के कारण भी उनके तरीकों में अंतर दिखाई देता है। औरतें अपने दिमाग के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स का इस्तेमाल करती हैं, जो उन्हें मल्टीटास्किंग बनाता है और साथ ही साथ वे एक बड़ी इन्फॉर्मेशन से जरूरी डिटेल्स को जल्दी समझ लेती हैं। उनका जजमेंट सही होता है, जो उन्हें एक अच्छा डिसीजन मेकर भी बना सकता है। इसलिए उनमें कामयाबी पाने के सब गुण मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वे इन गुणों का इस्तेमाल करती हैं?
इसके लिए उन्हें सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा। उनके उस नेचुरल इंस्टिंक्ट को जानना होगा जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो। कैसे, ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आत्मविश्वास यानी खुद के कंफर्ट जोन से बाहर आना। एक पालक की भूमिका में हमने कई मौकों पर अपने बच्चों को आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया है, और माँ क्योंकि बच्चों की पहली गुरु होती है, इसलिए उनका रोल और भी अहम हो जाता है। पेरेंटिंग ये ढेर सारा प्यार, प्रोत्साहन, चुनौतियाँ, मार्गदर्शन और जरूरत पड़ने पर डांट, इन सब का सम्मिश्रण होना चाहिए। तकलीफ ना हो इसलिए हम बच्चों को चुनौतियों से बचाकर नहीं रख सकते हैं। बच्चों को जिम्मेदारी का एहसास कराना भी माँ बाप का ही काम होता है। कोशिश करके सफलता पाने से उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाती है। जेन का ही उदाहरण लेते हैं। आमतौर पर स्कूल के पहले दिन पेरेंट्स अपने बच्चे को छोड़ने जाते हैं और छुट्टी होने के पहले ही उन्हें लेने के लिए हाजिर रहते हैं, लेकिन जेन के साथ ऐसा नहीं था। जेन की माँ उसे स्कूल के पहले दिन क्लास तक छोड़ तो आई थी, लेकिन वापस जाते समय जेन को अकेले ही घर जाना था और घर पहुंचकर 1 घंटे तक उसकी बड़ी बहन के आने का इंतजार करना भी था। इसके लिए उसकी माँ ने उसके गले में घर की चाबी लटका कर रखी थी। वो डरी हुई थी, मगर फिर भी उसने वो रास्ता अकेले तय किया। उस समय जेन सिर्फ 4.5 साल की थी। 6 साल की उम्र तक जेन गर्ल स्काउट्स में थी और उन्हें अपनी लीडरशिप स्किल्स पर पूरा विश्वास था। मेरी माँ ने उस दिन मुझे कोई डर नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें मुझ पर विश्वास था कि मैं अकेले घर जा सकती हूँ। कॉन्फिडेंस जन्म से हमारे साथ नहीं होता है, हम उसे विकसित करते हैं, और मैंने भी अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को विकसित किया है। ये शब्द हैं उसी 4.5 साल की जेन की, जो आज स्किन केयर कंपनी डर्मोलॉजिका की फाउंडर हैं। बच्चों से बात करते समय उनको बुरा ना लगे, इसलिए हम उन्हें सिर्फ अच्छी बातें ही कहते हैं। जब वे छोटे होते हैं तब हमारे पॉजिटिव शब्द उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। उम्र के साथ उन्हें ये भी समझाना जरूरी है कि हमेशा उनको तारीफ करने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे, और अगर उनसे गलती हो भी जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें काबिलियत की कमी है। अगर उन्हें हमेशा तारीफ की आदत पड़ जाएगी, फिर वो आगे चलकर दूसरे से हमेशा उसी की उम्मीद करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद को कम आंकने लगेंगे। झूठी तारीफ आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम को नीचे गिरा देती है, क्योंकि अगर उनकी गलतियों के बारे में कभी किसी ने बताया ही ना हो तो वो खुद के प्रति एक भ्रम में जीने लगते हैं, और सच्चाई का सामना होने के बाद उनका आत्मविश्वास बिल्कुल टूट जाएगा। एक पेरेंट के तौर पर हमें उन्हें ये समझाना होगा कि कठिन परिश्रम, लगन, दृढ़ता और असफल कोशिशों से ही आत्मविश्वास बनता है। आत्मविश्वास यानी खुद के कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ नया ट्राई करना है। हमें उन्हें रिस्क लेना सिखाना होगा, उनका मार्गदर्शन करना होगा, उनकी सफलताओं को सेलिब्रेट करना होगा, और इस बात को समझना होगा कि असफल कोशिशों से सीख लेकर भविष्य में कदम उठाने होंगे। असफलता, सेटबैक और फेलियर से ये आत्मविश्वास के सबसे बड़े शत्रु हैं, इसलिए उन्हें भी पॉजिटिव अंदाज में लेना आना चाहिए। जापानीज भाषा में एक टर्म है गम, जिसे कीप ट्राइंग कुछ इस तरह ट्रांसलेट किया जाता है। क्लेयर शिपमैन और केटी के ने कहा है कि एशियन पेरेंटिंग में धैर्य, कठिनाई में भी सहनशीलता यानी टॉलरेंस कायम रखने पर जोर दिया जाता है। अगर कोई बच्चा किसी एरिया में कमजोर है तो पेरेंट्स उसे नजरअंदाज नहीं करते हैं, वे अपने बच्चों को उस कमजोरी को सुधारने के लिए एनकरेज करते हैं। इस तरह की पेरेंटिंग से एक बात समझ में आती है कि प्यार करना यानी उन्हें मुसीबतों से बचाना नहीं होता है, उन्हें मुसीबतों के लिए तैयार करना भी पेरेंटिंग का ही एक भाग है, और यही उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। आपको IMF की क्रिस्टिन लगार्दे याद होंगी, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है। वे जब केवल 4 साल की थीं, तब पेरेंट्स की गैर हाजिरी में उन्हें अपने छोटे भाइयों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। ऐसे ही एक दिन जब उनके पेरेंट्स को घर वापस आने में देर हो गई, तब क्रिस्टिन ने सिर्फ इतना कहा कि आपको आने में देर हो गई। अपनी यादों को ताज़ा करते हुए आज क्रिस्टिन लगार्दे को हंसी आती है। 4 साल के बच्चे को बेबी सिटिंग के लिए कौन कहता है, लेकिन इसके साथ ही वे इस बात के लिए अपने पेरेंट्स की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उनमें यू कैन डू इट दृष्टिकोण की सोच दी। ये एग्जाम्पल शायद पेरेंटिंग स्किल्स पर कई सवाल खड़े करें, लेकिन इनमें जो मैसेज है वो ये है कि कॉन्फिडेंस के विकास के लिए कई बार पेरेंट्स को कठोर कदम उठाने पड़ते हैं।
भीड़ से अलग दिखने के लिए हिम्मत चाहिए। वो उतना आसान नहीं होता है और इसके लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। इस दौरान अपनी मूल्यों पर चलते हुए लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना हमें भीड़ से अलग करता है। आत्मविश्वास से भरपूर इंसान के लिए कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं होती है। उन्हें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है। वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ में बदला जा सकता है ये भी उन्हें अच्छी तरह से आता है। और अपनी सफलताओं के लिए लोगों की सराहनाओं को कैसे हैंडल करना है वो भली भांति जानते हैं। जो लोग सराहना के भरोसे बैठे रहते हैं उन्हें अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा नहीं होता है। सराहना तारीफ के बिना वे डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी का उनकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। इसलिए खुद की मेहनत पर विश्वास कीजिए और उसका आदर कीजिए। कोई भी काम को करने से पहले ये सोचिए कि इसमें आपको सच्ची खुशी मिलेगी, क्योंकि ऐसा करने से बाहरी सराहना मिले या ना मिले, इससे आपके आत्मविश्वास पर कोई असर नहीं होगा। इस किताब को लिखते समय क्लेयर शिपमैन और केटी के सामने आत्मविश्वास से जुड़ी कई बातें आईं। इस एपिसोड का एंड करने से पहले चलिए एक बार उन पर एक नजर डालते हैं। 1. कॉन्फिडेंस का हमारे जीन से कनेक्शन। 2. मेल और फीमेल की ब्रेन फंक्शनिंग में अंतर। 3. आत्मविश्वास हमें हमेशा जन्म से नहीं मिलता। 4. एक पॉजिटिव वातावरण में परवरिश होने से बच्चों में कॉन्फिडेंस को पनपने में मदद मिलती है। 5. उम्र का आत्मविश्वास से कोई संबंध नहीं है, हम किसी भी उम्र में आत्मविश्वास को जगा सकते हैं। 6. आत्मविश्वास में कमी के लिए हमेशा हमारे जीन्स या समाज ही दोषी नहीं होते हैं, कई बदलाव हम खुद भी ला सकते हैं। 7. आत्मविश्वास का चुनाव हम खुद करते हैं। अगर इस आखिरी पॉइंट को देखें तो जब औरतें किसी काम में सफल नहीं होती हैं, तब इसका ये मतलब जरा भी नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं है, लेकिन काफी हद तक ये उनके चुनाव का नतीजा होता है। कारण चाहे जो भी हो, एक बात उन्हें याद रखनी होगी कि अगर उन्होंने आज कदम नहीं उठाए तो देर हो जाएगी। शायद उन्हें दूसरा मौका ना मिले। उन्हें अपनी वीक पॉइंट्स पर मात करनी ही होगी, चाहे असफलता हाथ आए, मगर ये मलाल तो नहीं होगा कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। अधिकतर औरतों को उनकी काबिलियत को लेकर गलत धारणा होती है और वहीं उन्हें रोक कर रखती है। इसलिए हमें कदम उठाना होगा। हमें अपने अंदर के इंस्टिंक्ट को चैलेंज करने वाले फैसले लेने होंगे और ये संभव है। अगले एपिसोड में हम आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली कुछ आदतों के बारे में बात करेंगे। आत्मविश्वास में सहायक कुछ जरूरी आदतें। आपने शायद ये कोट सुना होगा, I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work। एक इंटरनेट जीनियस से एक बार पूछा गया कि कौन से 2 शब्द हैं जो औरतों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काम आएंगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, फेल फास्ट। जहां औरतों की हर काम को परफेक्टली करने की कोशिश रहती है, वहां क्या वे इस टर्म को अपनाना पसंद करेंगी? लेकिन आप उनकी हंसी पर मत जाइए, उन्होंने ऐसा मजाक में नहीं कहा था। फेल फास्ट ये एक टेक्निकल टर्म है जो कंपनीज में जरूरत पड़ने पर फेलियर को सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से बनाया गया है। टेस्टिंग फेज में कुछ कमियां दिखाई दे रही हों, तब उसे वही रोक कर कुछ नया ट्राई करना, यही इस फिलॉसफी के पीछे का कारण है। इसका फायदा ये है कि जब हमें शुरुआत में ही कमियों का पता चल जाता है और समय, साधन, पैसे की बचत भी होती है और लगातार फेल होने के कारण हमारा ध्यान सुधार की ओर जाएगा, खामियों की ओर नहीं। अपने एक टेक दोस्त से बात करने के बाद क्लेयर शिपमैन ने फेल फास्ट फिलॉसफी को एक मौका देने का सोचा। अभी तक उन्होंने अपनी स्पीचेस में हमेशा नोट्स का सहारा लिया था। अब कुछ नया करने के इरादे से उन्होंने सोचा कि क्यों ना ओपरा, बिल क्लिंटन जैसे इम्प्रॉम्प्टू स्पीच देकर देखा जाए। उनको खुद पर विश्वास था, लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ आधी स्पीच के नोट्स तैयार किए और बचा हुआ पेपर खाली छोड़ दिया। जब उन्होंने स्पीच देना शुरू किया तब आधे पेपर पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए वे बिल्कुल चुप हो गई, लेकिन फिर उन्होंने खुद की काबिलियत पर विश्वास रखते हुए अपनी बची हुई स्पीच पूरी की। हमेशा की तुलना में इस बार उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी, मगर उन्होंने ये समझ लिया कि ब्लैंक पेज की टेक्निक उनके लिए सही नहीं है। अगली बार के लिए उन्होंने अपने CNN रिपोर्टर के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करने का सोचा, जिसमें लाइव शॉट्स देते हुए कुछ जरूरी पॉइंटर्स उन्हें गाइड करते थे। अगर हम असफलता को आसानी से बचा सकेंगे, तभी आत्मविश्वास को पनपने में मदद मिलेगी। अगर शुरुआत में हम अपनी कमजोरियों के बारे में पता चल जाए, तो समय रहते हम उसे सुधार सकेंगे
और समय भी जाया नहीं होगा। इस किताब में अभी तक हम एक बार ये सुन चुके हैं कि आत्मविश्वास यानी कदम उठाना होता है। कई बार अनगिनत कोशिशें भी करनी पड़ती हैं, जोखिम उठाने पड़ते हैं और हमारे सोचने के तरीके में बदलाव लाना पड़ता है। जोखिम हमें बेहतर बनाने में मदद करता है और हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। इसके लिए शुरुआत कुछ आसान बदलाव से करते हैं। एक मीटिंग का उदाहरण लेते हैं। खुद से बात करने की कोशिश कीजिए, खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। दूसरा उदाहरण किसी पार्टी का लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी पार्टी में अकेले जाने में डर लग रहा है। आपको इसमें बदलाव लाने का मन है। इसका उपाय ये हो सकता है कि आप छोटी गैदरिंग से शुरुआत करें। एक और टिप, इनविटेशन के लिए जाने के लिए सबसे पहला अपना कंफर्मेशन दे। हो सकता है कि अभी तक आप कोई जान पहचान का आ रहा है कि नहीं, ये देखकर आखिर में कंफर्मेशन देते होंगे। मगर अगर आत्मविश्वास लाने के लिए इस बार आपको दूसरों का इंतजार नहीं करना है, ये भी तय कीजिए कि एक बार कंफर्मेशन देने के बाद आप अपना मन नहीं बदलेंगे। वहां जाने के बाद तुरंत एक छोटा ग्रुप ढूंढे और बातें करना शुरू करें। ज्यादा इंतजार करने से आपके मन में नर्वसनेस आने लगेगी। कार्य क्षेत्रों में जब प्रमोशन की बात आती है, तब औरतों में अक्सर हिचकिचाहट होती है। इसके लिए उन्हें अपने किसी दोस्त की मदद लेनी चाहिए। प्रमोशन के लिए उनका चुनाव क्यों किया जाना चाहिए, इसके कारण उन्हें पता होता है, बस उसे प्रेजेंट करना आना चाहिए। इसलिए किसी अच्छे दोस्त के सामने वो कारण बताने से उनकी नर्वसनेस कम हो जाएगी। इसे एक्सपोजर टेक्निक भी कहा जाता है। हमने पिछले एपिसोड्स में सुना कि औरतों के लिए परफेक्शन का कितना महत्व होता है, लेकिन कई बार यही परफेक्शनिज्म उनके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर देता है। इसलिए आत्मविश्वास के लिए इम्परफेक्शन, क्रिटिसिज्म को भी पॉजिटिवली स्वीकार करना उन्हें सीखना होगा। ये शायद बहुत ही छोटे कदम लेंगे, पर इन छोटे छोटे कदमों से ही लंबा रास्ता तय होता है। एक और बात, आत्मविश्वास हमेशा फिजिकली ही दिखाने की जरूरत नहीं होती है। सही समय पर सही फैसले लेने और उन फैसलों की जिम्मेदारी भी लेना भी आत्मविश्वास होने का सबूत देता है। कहा जाता है कि कॉन्फिडेंस की बात आने पर औरतों का दिमाग उनका दोस्त नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओवरथिंकिंग की आदत कई बार उनके फैसले लेने की क्षमता पर असर दिखाती है। औरतों का इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन ओवरथिंकिंग का स्वभाव उनके इस स्पेशल गिफ्ट पर भारी पड़ जाता है। इसलिए जब भी कभी बुरा ख्याल मन में आए, उन्हें सफलताओं के बारे में सोचना चाहिए। हमारे विचारों, भावनाओं और बर्ताव का आपस में गहरा संबंध होता है। किसी सिनेरियो के बारे में इमेजिन करके भी हमारे विचार और भावनाओं और बर्ताव पर इसका असर दिखाई देता है। हमारे नेगेटिव थॉट्स उन बिन बुलाए मेहमान जैसे होते हैं जिनसे हमें जितनी जल्दी हो सके उनसे मुक्ति चाहिए होती है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें उनको ढूंढना होगा, फिर उसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना होगा। एक नेगेटिव फीडबैक का ये मतलब नहीं है कि सुधार के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अगर हम हमेशा खुद पर ही फोकस करते रहें तो हमें ज्यादातर कमजोरियां ही दिखाई देंगी। कई बार फीमेल्स को ऐसा लगता है जैसे सब उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। सच तो ये है कि आज किसी के पास इतना खाली समय नहीं है, इसलिए अपनी फेलियर्स को व्यक्तिगत ना बनाने दें। और अगर किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े तो एक रिस्पॉन्स लिस्ट तैयार रखें जो आपके दिमाग को शांत रखे। बदलाव लाने के लिए कुछ और बातें हैं जो खास तौर पर स्त्रियों को सीखनी चाहिए। पहली, अगर वे चुनौतियों का सामना करके किसी मुकाम पर पहुंची हैं तो उसका क्रेडिट लेना और अपनी मेहनत के लिए खुद ही पीठ थपथपाना। दूसरी, किसी भी तरह के रिकॉग्निशन को खाली नहीं जाने देना। ये सब करने का समय आज है, अभी है। ये सब खुशियाँ उनकी हैं, इन पर नाज होना चाहिए और उन्हें इसे गले से लगा लेना चाहिए। देव अर्न्ड इट। आत्मविश्वास अपने आप नहीं आएगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास काम से आएगा, उसमें मास्टरी हासिल करने से आएगा। याद रहे, मास्टरी का मतलब परफेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंस की बात हो और पब्लिक स्पीकिंग का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल कई मौकों पर फीमेल्स को अलग अलग ग्रुप में पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है अपने खुद के स्टाइल को फॉलो करना। हम सभी का एक नेचुरल स्टाइल होता है, उसे इस्तेमाल करके किसी भी जगह वे अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रख सकती हैं। आत्मविश्वास के लिए बातें, जरूरी आदतें हमारे अंदर सेल्फ एश्योरेंस को विकसित करेंगी, लेकिन उन आदतों को अपनी जिंदगी पूरी तरह से शामिल करने में समय लगता है। कई बार हम में आत्मविश्वास होता है, लेकिन उस एक परिस्थिति में वो बस थोड़ा डगमगा जाता है। ऐसे समय
हमें इन क्विक फिक्सेस की जरूरत होती है जो मिनटों में हमारे आत्मविश्वास को एक पुश दे दें, जैसे मेडिटेशन, हमारे पास जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहना, छोटे लक्ष्यों को पाना, अच्छी नींद लेना, पावर पोजीशंस। इन सभी तरीकों से या कहीं आदतों से आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा ताकि आपका दिमाग शांत रहे, विचारों में क्लैरिटी आए, डर में कमी हो, भावनाओं पर नियंत्रण रहे और ये सब आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। अगले एपिसोड में हम परफेक्शनिज्म के बारे में बात करेंगे। परफेक्शन से ज्यादा प्रोग्रेस को महत्व दीजिए। द कॉन्फिडेंस कोड में क्लेयर शिपमैन और केटी के ने जो कुछ भी बात बताई है उससे ये बात स्पष्ट है कि आत्मविश्वास ये एक ऐसा गुण है जो बच्चों में होना बहुत जरूरी है। हमारी आने वाली पीढ़ी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इसके लिए उनका खुद का विश्वास होना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ इतना कहना कि वो कुछ भी करने के लिए केपेबल हैं, क्या उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए काफी है? उन्हें इसका महत्व समझाने के लिए ठोस कारण भी तो देना होगा। उन्हें ये बताना होगा कि आत्मविश्वास अपनी काबिलियत पर विश्वास होने का एक साधन है। वो हर कठिन से कठिन काम कर सकते हैं अगर उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा है और इसके लिए पेरेंट्स को उनके तरीके बदलने होंगे। एक बार जिम स्टिगलर, जो उस समय साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे और आज UCLA में साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स को जानने के लिए जापान गए। एक स्कूल में वे कुछ 10 साल के बच्चों के साथ मैथ क्लास में बैठे। वहाँ टीचर 3D क्यूब्स के बारे में पढ़ा रही थी। उन बच्चों में एक बच्चा था जिसे उन शेप्स को बनाने में परेशानी हो रही थी। कई कोशिशों के बावजूद उससे वो शेप्स बन ही नहीं रहे थे। टीचर ने उसे अपने पास बुलाया और उन शेप्स को ब्लैक बोर्ड पर बनाने को बोला। शायद सुनने में ये अजीब लगे। जिम स्टिगलर ने कहा कि अमेरिकन क्लासरूम्स में जब किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो उसे अकेला छोड़ा जाता है क्योंकि ये उनका अपमान करने जैसा है। उस टीचर ने बच्चे को बुलाया और बोर्ड पर तब तक उन शेप्स को बनाने को कहा और क्लास से उनके विचार पूछे। जब तक बाकी बच्चों को वो सही नहीं लगे तब तक वो बच्चा शेप्स बनाता रहा। वहाँ बैठकर स्टिगलर को भी नर्वसनेस हो रही थी। उन्होंने कहा कि मुझे उस बच्चे से सहानुभूति हो रही थी। उन्हें लगा कि वो बच्चा अब रो पड़ेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो लगातार कोशिश करता रहा और आखिरकार वो उसमें कामयाब हो गया। जब उसने सही शेप बनाया तब आपको क्या लगता है क्लास का रिएक्शन क्या रहा होगा? शायद आपने सही अनुमान लगाया है। जी हाँ, जहाँ क्लास को ये उनकी सफलता जैसा महसूस हुआ, वहीं उस बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट और अपनी सफलता या कहीं कोशिशों पर नाज था। जापान में स्टिगलर ने जो अनुभव किया उससे उन्होंने ये कहा कि मुसीबतों और रुकावटों पर जीत हासिल करने से हमारे अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि उस जीत के लिए जिन बातों की जरूरत थी वो हम में है। जापान में टीचर्स जानबूझकर बच्चों को बीच बीच में ऐसे काम देते हैं जो उनकी क्षमता से ऊपर हों। शुरुआत में उन्हें कठिनाई होती है, मगर लगातार कोशिश करने से उनको आखिर में वो काम आ जाता है। इस आसान दिखाई देने वाले मेथड से उन्हें ये सिखाया जाता है कि मेहनत और निडर होकर जब हम कोई नया और कठिन काम करेंगे तब सफलता जरूर मिलेगी। मुश्किलों को स्वीकार करना, उनमें आत्मविश्वास का विकास होता है। और एक जरूरी सीख जो हम उन्हें देते हैं वो ये कि परफेक्शन के बिना भी प्रोग्रेस हो सकती है। किसी काम को शुरू से आखिर तक करने की प्रक्रिया में कई टीचेबल मोमेंट्स होते हैं। परफेक्शन से ज्यादा प्रोग्रेस को महत्व देना होगा। जब हम उन्हें कहते हैं कि वे परफेक्ट हैं, तब हम अनजाने में उन्हें कठिन काम को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। और अगर छोटे से सेटबैक्स के लिए वो तैयार नहीं होंगे, तब वो किसी बड़ी चुनौती का सामना कैसे करेंगे? इसलिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को बेसिक स्किल्स सिखाना बहुत जरूरी है, जिसमें खुद की लॉन्ड्री करना, बटन टाकना, बेसिक कुकिंग करना शामिल है। इसके साथ ही साथ किसी से फोन पर बात करना भी आना चाहिए। इसे अलग से लिखने के कारण ये है कि आजकल बच्चे टेक्सटिंग के इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि वो आमने सामने बैठकर बात करना ही भूल गए हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को ये बेसिक स्किल्स आनी ही चाहिए। उनकी जिंदगी कई मायने में आसान हो जाएगी क्योंकि वो इन कामों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे। आयरलैंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड चिल्ड्रन बताता है कि पेरेंट्स का बच्चों की मेंटल वेलबीइंग पर गहरा असर होता है। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को खुद पर विश्वास और चीजों को हैंडल करने पर जोर दिया है। लोगों को पूछने पर उनकी मेंटल हेल्थ पर सबसे ज्यादा कौन सी बात नेगेटिवली असर डालती है, जवाब था उनके दिखने पर लोगों का जज करना और स्कूल, एग्जाम और पारिवारिक प्रेशर।
इनमें से सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला था परिवार की अपेक्षाएं पर खरा उतरना। इसलिए जब हम बच्चों को नई चुनौतियां सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कि वे उसे उनके लिए करें, ना कि हमारे लिए। कई बार बच्चे की परफॉर्मेंस पेरेंट्स के लिए स्टेटस सिंबल बन जाता है। आपने शायद हेलीकॉप्टर पेरेंट्स के बारे में सुना होगा। ये उस कैटेगरी में गिने जाते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि वो ये बच्चे की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए इन बच्चों पर इसका क्या असर पड़ता होगा। कॉन्फिडेंस के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें से अधिकतर बातें बच्चों पर लागू होती हैं। लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो पेरेंट्स को खास तौर पर लड़कियों की परवरिश में ध्यान में रखनी होगी। आज्ञाकारी बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते। हमारी बातों को सुन और पब्लिकली अच्छा बर्ताव करें। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हमने पहले ही इस किताब में देखा कि किस प्रकार लड़कियां छोटी उम्र से ही गुड गर्ल की परिभाषा में अपने बिहेवियर में लाने की कोशिश करती हैं और धीरे धीरे वो एक क्वालिटी जिससे बचपन में उन्हें 10 लड़कों के बीच रिकॉग्निशन मिलता है, आगे चलकर उनकी आदत और मजबूरी बन जाती है। उनमें अपनी सही बात को कहने की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि वो उनकी गुड गर्ल की छवि को तोड़ देगा। इसलिए अगर आप एक बेटी के पेरेंट हैं, आपको अपनी स्टाइल में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो पेरेंट्स को खास तौर पर लड़कियों की परवरिश में ध्यान रखने में होंगी। 1. किसी भी प्रकार के बुरे बर्ताव के लिए अपेक्षा से ज्यादा क्रिटिसाइज ना करें। 2. इसके साथ ही साथ किसी अच्छे बर्ताव के लिए अपेक्षा से ज्यादा तारीफ भी ना करें। 3. जहां जरूरत ना हो वहां ओवर परफेक्शन को प्रोत्साहन ना दें। 4. उन्हें अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट होना चाहिए। 5. माँ बाप बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, इसलिए हो सके तो उन्हें अपनी इम्परफेक्ट साइड दिखाएं। 6. उन्हें गलतियों को पॉजिटिव अंदाज में लेना सिखाएं। 7. उनको स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए एनकरेज करें। कॉन्फिडेंट इंसान की एक और खूबी होती है, वो दूसरों को मोटिवेट करते हैं और एक औरत ही दूसरे औरत के लिए सही मायने में इंस्पिरेशन का माध्यम बन सकती है। आपको याद है हमने शुरुआत में बात की थी, जब हम अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल सही और अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं, तब जो खुशी मिलती है वो स्पेशल होती है। इसलिए अगर आपके इर्द गिर्द ऐसी औरतें हैं जिन्हें आपके साथ की हौसले की जरूरत है, तो आगे होकर उन्हें मदद कीजिए। उन्हें अपनी बात को बिना किसी डर के सामने रखने की हिम्मत दीजिए। अगर उनके अंदर का विश्वास कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो खोखले शब्दों से कुछ नहीं होगा। उन्हें आगे बढ़ने के लिए और कदम उठाने के लिए प्रेरित करें, तब आप सही अर्थों में अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगले एपिसोड में हम इस किताब के आखिरी के कुछ पन्नों को पलटेंगे। खुद के आदर्श बनिए। इस किताब को लिखने के दौरान आत्मविश्वास में जीन्स का भी योगदान होता है। ये जानने के बाद दोनों लेखिकाओं को उनकी जेनेटिक टेस्टिंग भी करवाई। कुछ रिजल्ट्स उनकी अपेक्षा अनुसार थे और कुछ उनके लिए आश्चर्य या कहीं अचंभित करने वाले थे, लेकिन उनके रिसर्च ने उन्हें एक बात बताई कि कॉन्फिडेंस में कई और बातों का भी हाथ होता है। अलग अलग लोगों से मिलने के बाद उन्हें ये समझ में आ गया था कि औरतों की कॉन्फिडेंस और पुरुषों के कॉन्फिडेंस में अंतर है। उनका उसे एक्सप्रेस करने का तरीका एक दूसरे से अलग होता है और इसके कारण हम पिछले एपिसोड्स में समझ ही चुके हैं। पहले के समय में औरत और पुरुष को कॉन्ट्रास्ट ढांचे में ढाला जाता था। समाज की नजरों में उनकी परिभाषा, उनके काम बिल्कुल भिन्न थे। पुरुषों को घर के मुखिया के रूप में देखा जाता था, जो घर के अहम फैसले लेता था। पुरुषों के लिए हर कीमत पर जीत हासिल करना ये आत्मसम्मान की बात मानी जाती थी। उनके ऐसा रवैये कई मौकों पर उनके लिए सही साबित भी हुआ, मगर ये उनके कॉन्फिडेंस को परिभाषित नहीं करती हैं। एक लंबे समय तक कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए औरतों इसी परिभाषा को सही मानती रहीं। समय के साथ इस परिभाषा में ढांचे में बदलाव हुए, मगर आज भी सेल्फ डाउट उनकी सफलता के रास्ते रुकावट बनता है। इसके लिए एक और तरीका है, जब वे खुद को एक इंसान के रूप में स्वीकार करना सीख जाएंगी और अपने स्त्री होने को असफलता का कारण नहीं समझेंगी, तब काफी हद तक उन्हें वो खुद की कश्मकश से बाहर निकाल पाएंगी। हमें ये तो मालूम है कि मेल्स और फीमेल्स की ब्रेन वायरिंग में अंतर है। उन दोनों को कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो क्यों ना वो अपनी पर्सनालिटी को सूट होने वाले तरीके से कॉन्फिडेंस को दर्शाएं। जैसा सौम्य भाषा में एक शांत और सधे हुए अंदाज में अपनी बात को रखना। नहीं, हम उनसे ये नहीं कह रहे कि वो अपनी आवाज ऊंची करके बात ना करें। जरूरत पड़ने पर वो जरूर करें। यहाँ हम बात कर रहे हैं उस कैरेक्टरिस्टिक की
जो उन्हें सूट करे, जिसमें वो सहज महसूस करे। अपना स्थान बनाने के लिए पुरुषों जैसा बनाए या बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बात इक्वालिटी की भी नहीं हो रही है, क्योंकि स्त्री और पुरुष इन दोनों को सृष्टि ने अलग अलग अंदाज में बनाया है और दोनों ही अपने में खास हैं। रिसर्च स्टडीज और जिन सक्सेसफुल विमेन की हमने उदाहरण सुने, उससे ये बात साफ है, कॉन्फिडेंस में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, वो एक नेचुरल तरीके से सामने आनी चाहिए। इसे एक अप्रोच की तरह देखें। इंग्रेडिएंट्स सब समान होंगे, लेकिन कौन इसे कितनी शिद्दत से अपनी आदतों में शामिल करता है, रिजल्ट्स उस हिसाब से मिलेंगे। पिछले कुछ सालों में कॉन्फिडेंस को बहुत अहमियत दी जाने लगी है, जिसके कारण ये समझने में कठिन लगता है, लेकिन इसे एक आसान अंदाज में रखें तो कुछ ऐसे कह सकते हैं। मान लीजिए आप एक ऑफिस मीटिंग में हैं, आपको आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बहुत जरूरी पॉइंट बांटना है। आपको ये शंका है कि ये बात मीटिंग में मौजूद लोगों को सही लगेगी कि नहीं। आमतौर पर औरतों के दिमाग में यही द्वंद्व चलता रहता है। ये एक अप्रोच है। अब दूसरा अप्रोच है जब आप कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए बेवजह इंटरप्ट करें। ये दोनों ही अप्रोचेस गलत हैं। तीसरा अप्रोच ये हो सकता है कि आप खुद एकदम से ना बोलें। आप पहले बाकी के लोगों को सुन लें और फिर उनकी बातों को बेस बनाकर अपनी बात रखें। कई बार शूरवीर मिनटों में चुप रहने से खुद के मन और दिमाग को एकाग्र करने में मदद मिलती है। शायद ये अप्रोच उन्हें शुरू में सही ना लगे, क्योंकि उनके दिमाग की वायरिंग के हिसाब से चुप रहना तो अनकॉन्फिडेंट बिहेवियर है। इस अंतर को समझने के लिए इस किताब में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। दूसरों से जुड़ने के लिए कई बार अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी कॉन्फिडेंस ही है। कॉन्फिडेंस की बात करते हुए स्त्रियों को ये भी लगता है अपनी कमजोरी को स्वीकार करने से लोग उनके लो कॉन्फिडेंस को दर्शाएगा। शायद ऐसा उनके परफेक्शनिज्म एटीट्यूड के कारण होता है, लेकिन ऐसी सोच बिल्कुल गलत है। इनसिक्योरिटीज को बढ़ावा देने के बजाय गलतियों को स्वीकार करना बेहतर है, और वो बर्ताव किसी भी तरह से क्षमाशील यानी अपॉलोजेटिक नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें लीड करना है कि उन्हें अपनी बात को इस प्रकार दूसरों के सामने रखना पड़ेगा कि वे उन्हें सुने। और यहाँ फीमेल्स को अपनी इंस्टिंक्ट्स की मदद लेनी चाहिए। अपनी कमजोरी को स्वीकार करना भी कॉन्फिडेंस की ही निशानी है, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होती है। तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम किसी काम में कमजोर हैं और हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। लगातार कोशिशों से ही तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आपको जिम स्टिगलर का एग्जाम्पल याद है? अगर वो बच्चा कोशिश नहीं करता तो क्या वो 3D शेप्स बनाना सीख पाता? जब यही बात औरतों पर भी लागू होती है, अगर वे अपनी कमजोरियों को मजबूरी ना समझे और इसे खुद को और बेहतर बनाने का जरिया माने, तो बहुत जल्द जिंदगी उन्हें सेलिब्रेशंस के मौके भी देगी। कॉन्फिडेंस ये साइंस भी है और आर्ट भी। साइंस के बारे में तो हमने समझ लिया है, अगर इसे आर्ट की तरह देखें तो आपने शायद सुना होगा कि लोगों के सामने अपनी बात को रखना भी एक कला होती है। उन बातों को कहते समय हमारे व्यक्तित्व, हमारी सोच विचार, हमारे मूल्य, हमारे अनुभव सबका हाथ होता है। इसलिए जब हम अंदर से पावरफुल महसूस करते हैं, आत्मविश्वास अपने आप दिखाई देने लगता है। स्त्रियों को एक बात जो हमेशा याद रखनी होगी कि खुद को कभी भी परफॉर्मेंस, पॉपुलैरिटी यानी शोहरत के मापदंड पर ना आंके। वे अपने में खास हैं और भगवान ने उनको कुछ बहुत खास खूबियों से नवाजा है। उनका सम्मान करना सीखें। खुद को खुद की टर्म्स पर स्वीकार करें, क्योंकि दूसरों की अपेक्षाएं हमेशा बदलती रहेंगी और कब तक वे दूसरों को क्या अच्छा लगता है उसके आधार पर अपनी जिंदगी जीती रहेंगी। एक बार उन्हें आत्मविश्वास का सीक्रेट समझ में आ गया, फिर सब कुछ उनकी पहुंच में होगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है, उन्हें ऐसा लगा मानो उन्हें कोई बहुत मूल्यवान चीज मिल गई हो। दुनिया में ऐसी एक जगह है जो वो हासिल कर सकती हैं, मानो उनकी जिंदगी को एक मकसद मिल गया हो। क्लेयर शिपमैन और केटी के ने जब इस किताब को लिखने की शुरुआत की, तब औरतों के कॉन्फिडेंस की समस्या को देखते हुए उन्होंने इसका नाम द कॉन्फिडेंस गैप सोचा था। लेकिन जैसे जैसे वो अलग अलग लोगों से मिली, उनकी रिसर्च को एक नई दिशा मिली। उन्हें ये समझ में आया कि औरतों में कॉन्फिडेंस की कमी को पूरा किया जा सकता है। बस इसके लिए कुछ आदतों और सोच में बदलाव की जरूरत है जो मुमकिन है, और वो बदलाव एक कोड को डेवलप करने से होगा। वो कोड है द कॉन्फिडेंस कोड। इस किताब को पढ़ने के बाद अगर हम उन इन्फ्लुएंशियल फीमेल्स के बारे में उनके सफर में सोचें, तो हमें समझ में आएगा कि उनका सफर आसान नहीं था। हमने देखा कि उन्हें भी सेल्फ डाउट्स थे, मगर उसकी झलक उनके बर्ताव में कभी भी नहीं दिखाई दी।
और ये संभव हुआ उनके कदम उठाने से। जो आत्मविश्वास आज उनमें नजर आता है वो उन्होंने कमाया है। इसी पॉजिटिव नोट पर द कॉन्फिडेंस कोड की बुक चर्चा के आखिरी एपिसोड की ओर बढ़ते हैं। जाने से पहले आपको किताब के शुरुआती एपिसोड में बास्केटबॉल कोर्ट का एग्जाम्पल याद होगा। उसमें लिखा था, स्पोर्ट्स में बनावटी आत्मविश्वास हमारे किसी काम का नहीं है और प्लेग्राउंड मेंटालिटी के कारण मेल एथलीट्स छोटे छोटे सेटबैक्स को उनकी असफलता का कारण नहीं बनने देते। ऐसा नहीं है कि वो उनको महत्व नहीं देते, लेकिन वे उसे उनकी रास्ते की रुकावट नहीं बनने देते। वे उसे जल्दी पचाकर दुगने जोश के साथ तैयारी में लग जाते हैं और यही रवैया उन्हें कॉन्फिडेंस से भर देता है। उनको खुद की काबिलियत पर, क्षमताओं पर विश्वास होता है और अगर किसी कारण वो किसी भी क्षेत्र में कम पड़ रहे हैं, फिर वो उसे अपनी कमजोरी न मानते हुए उसकी तरफ काम करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। एक और बात, वे किसी के कहे कठोर शब्दों को दिल से नहीं लगाते हैं। वर्क प्लेस हो या स्पोर्ट फील्ड, उनके दोस्त हों या कोई और, अगर कोई उनसे कठोर शब्द कह दे तो उससे वो खुद पर सवाल नहीं उठाते हैं। वे औरतों की तुलना में छोटी छोटी बातों के लिए टेंशन कम लेते हैं। हालांकि इसके अपने कई कारण हैं। औरतों के केस में समाज, एनवायरनमेंट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी काफी अहम भूमिका निभाती हैं। कई बार न चाहते हुए भी उन्हें कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं और ऐसे में अगर किसी से प्रोत्साहन ना मिले तो खुद को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखने ये कठिन है। चाहे खुद को मोटिवेट करती रहें, वे ये तय करें कि उन्हें किसी की बातों से खुद की शांति का डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर भी अगर उनके इर्द गिर्द लगातार एक नेगेटिव और तनावपूर्ण माहौल होगा तो वो भी कब तक खुद को हौसला देती रहेंगी। वे भी आखिर इंसान हैं। इसलिए ऐसे में एक शब्द है जो उन्हें ध्यान में रखने चाहिए, वो है ऑथेंटिसिटी, यानी प्रामाणिकता या सत्यता। जब वे खुद को, खुद की कमजोरियों को सच्चाई के साथ अप्रोच करेंगी तब रास्ते अपने आप मिलने लगेंगे, क्योंकि उन्हें खुद की जिंदगी साफ दिखने लगेगी। उन्हें किसी से डर नहीं लगेगा। अगर उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर उनसे गलती हो गई तो क्या होगा, इस सब बातों का ख्याल उनके मन में नहीं आएगा और अगर आया भी तो वो उसे पॉजिटिव अंदाज में स्वीकार कर पाएंगी। शर्म, हया और ममता ये स्त्री के गहने कहे जाते हैं, लेकिन अगर ये उनकी तरक्की और आत्मविश्वास के रास्ते में आ रहे हैं तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सृष्टि ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग बनाया है, इसलिए चाहकर भी कोई स्त्री अपनी बेसिक क्वालिटीज को नहीं छोड़ सकती है। बाद में ख्याल इस बात का रखना है कि ये उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और एक पेरेंट के रूप में वे अपने बच्चों के सामने भी एक पॉजिटिव एग्जाम्पल रखें। किसी परिवार में अगर भगवान ने बेटी दी है तो उन्हें भी बचपन से आत्मविश्वास का महत्व समझाएं और जितना हो सके उन्हें ऐसा वातावरण दें जिसमें आत्मविश्वास का विकास हो सके और अपने बेटों को औरतों का सम्मान करना शुरू से सिखाएं। एक औरत अपनी जीवन काल में कई रोल्स निभाती है और वो उन सब रोल्स को पूरी शिद्दत से बखूबी निभाती है। कई बार तो अपनी इच्छाओं को मार कर भी वो दूसरों की इच्छा पूरी करती हैं। उसे वो अपना कर्तव्य समझकर करती हैं, लेकिन जब वो इसे त्याग का नाम देती हैं तब वो खुद को एक दयनीय स्थिति में देखने लगती हैं और फिर शुरू होती है खुद को प्रूव करने की कश्मकश, क्योंकि दूसरों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं होता है। इसलिए ये कश्मकश चलती ही रहती है और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उनकी जिंदगी मोनोटोनस हो जाती है। इसलिए खुद को निरंतर बेहतर बनाते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा करते समय परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है। जाते जाते एक बार फिर IMF चीफ क्रिस्टिन लगार्दे का उदाहरण देखते हैं। उनको खुद की पोजीशन और अचीवमेंट पर गर्व है। घमंड और गर्व में अंतर होता है। गर्व आता है जब हम अपनी काबिलियत का इस्तेमाल सही कामों के लिए करते हैं और उससे दूसरों को प्रभावित भी करते हैं। क्रिस्टिन लगार्दे बताती हैं कि किसी मीटिंग में वे जानबूझकर उन फीमेल से राय लेती हैं जो उन्हें चुप बैठी हुई दिखाई देती हैं। जिन पावर पोजीशंस की हमने पहले बात की थी, उनकी मदद से उन्हें ये समझ में आ जाता है कि वे फीमेल्स तैयारी से तो आई थीं, लेकिन झिझक के कारण वे कुछ नहीं कह पाई और पूछे जाने पर दे कम अप विद सम ब्रिलियंट आइडियाज। लगार्दे के पास इन नामों की एक लिस्ट है और अगर कोई मेल मेंबर ये कहे कि उन्हें औरतों को प्रमोट तो करना है लेकिन उन्हें कोई काबिल कैंडिडेट मिल नहीं रही है, तब वे तुरंत अपनी लिस्ट सामने रखती हैं। इन्फ्लुएंशियल लेडीज की ओर से मिले रेफरल्स का काफी महत्व होता है,
लेकिन इसके लिए उन फीमेल्स को खुद ही हिम्मत जुटानी होगी। इस किताब में हमने कई एग्जाम्पल्स देखे जिनमें औरतों के चैलेंजेस, उनके स्ट्रगल को हमने अलग अलग अंदाज में समझा। कई बार परिस्थितियां हमें कॉन्फिडेंट बना देती हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि कठिन परिस्थितियों में कौन कितना तटस्थ रह सकता है। हम कहते हैं ना कि परिस्थितियां इंसान को सब कुछ सिखा देती हैं, लेकिन उस समय उस इंसान का अप्रोच कैसा है ये बहुत मायने रखता है। अगर हमारी जिंदगी में सब कुछ हमेशा एक सदे हुए अंदाज में चलता रहेगा तो क्या मजा। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, उनका डटकर सामना करना है। लोगों की सोच को बदलने में समय लगेगा, चाहे हम कितने ही आधुनिक क्यों न हो जाएं। लेकिन कुछ बातों को अपनाने में समय लगेगा। मगर स्त्रियों को बदलाव की अपेक्षा है, तो सही समय का इंतजार करके बैठने में कोई समझदारी नहीं है। वो जितनी जल्दी खुद के लिए काम करना शुरू करेंगी उतना ही अच्छा है। उन्हें खुद भी इस बदलाव से सहज होने में समय लगेगा। शायद इस बदलाव से कई लोग नाखुश भी हों, उन्हें मनचाहा सपोर्ट ना मिले, कई अपने उनसे दूरी बना लें, उनके बारे में धारणाएं बनाए लें। तब उन्हें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा, उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। लोग आएंगे जाएंगे, लोग बात करेंगे। अगर कुछ लोग उनको डिस्करेज करने वाले होंगे तो कुछ उन्हें एनकरेज भी करेंगे। बस उन्हें अपना ध्यान नेगेटिविटी की ओर नहीं जाने देना है। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जिसका विकास हम खुद में, दूसरों में, किसी भी उम्र में कर सकते हैं। जरूरत है तो उस बदलाव को महसूस करने की और फिर उसकी तरफ कदम उठाने की, और रास्ते में आने वाले सभी मुश्किलों को स्वीकार कर आगे बढ़ने की। अगर आपको इस किताब में कुछ टेकअवेज की बात करें तो आपके साथ कुछ मेरे पसंदीदा शब्द बांटती हूँ। इनके बारे में हम इस बुक चर्चा में बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आपके उन पर गौर करते हैं। एक, सफलता का कॉम्पिटेंस से ज्यादा कॉन्फिडेंस से गहरा संबंध है। आगे बढ़ने के लिए क्षमता से ज्यादा आत्मविश्वास जरूरी है। कॉम्पिटेंस होते हुए अगर उसे आत्मविश्वास के साथ प्रेजेंट नहीं कर सके तो क्या फायदा। 2, किसी चीज में प्रभुत्व यानी मास्टरी मिलने के बाद जो आत्मविश्वास आता है वो कंटेजियस होता है, क्योंकि इससे हम नया करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 3, आत्मविश्वास एक्शन से संबंधित है। 4, आत्मविश्वास के लिए फेलियर बहुत जरूरी है। जोखिम उठाते समय असफलता हाथ आएगी, लेकिन उसी से अपनी कोशिशों की सही पहचान भी होगी। हम सब गलतियां करके ही सीखते हैं, इसलिए गलतियों को सेटबैक की तरह ना देखते हुए उसे कुछ नया सीखें, उसे एक मौके के रूप में देखें। 5, बुद्धिज्म से आया सेल्फ कंपैशन का कॉन्सेप्ट कठिन कामों को करते समय एक सेफ्टी नेट जैसे काम करता है। गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन उन गलतियों के कारण हम खुद से प्यार करना नहीं छोड़ सकते हैं। 6, परफेक्शनिज्म आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु है, ये सिर्फ टेंशन को ही बढ़ाता है। 7, आत्मविश्वास और सफलता अपनी स्ट्रेंथ्स और मूल्यों को समझने से आता है। 8, कम सोचें, कदम उठाएं और खुद के प्रति ईमानदार रहें। औरतों के लिए पॉइंट 6